तो बेटा देखो, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हमको ये नया टॉपिक स्टार्ट करना, छोटा सा टॉपिक है आज का, है ना। डीपीपी देख चुके हम लोग, अब ये टॉपिक देख लेते हैं। बहुत इजी है, इससे पहले भी हम लोग ने कई बार ये वर्ड का इस्तेमाल किया है, स्टेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल, है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम समझाते वक्त मैंने यूज़ किया था। बस उसी चीज़ का डेफिनेशन क्या है ना। तो उसको डिफाइन ऐसा करते हैं हम लोग, द मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी of a system when the system is in thermodynamic equilibrium, when the system is in thermodynamic equilibrium is called as state, thermodynamic state variable, thermodynamic state variable। अब ऐसा है, मान लो कि मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो किसी एक पर्टिकुलर वॉल से, एडियाबैटिक वॉल से घिरा हुआ है ना। अंदर कोई गैस बंद है, मैं इनमें क्या क्या चीज है जो मेजर कर सकता हूं, ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो बोलेंगे यार देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी और इंटरनल एनर्जी। तो ये 6 को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक स्टेट। इसके अलावा और भी होते हैं बेटा, हमारी स्टडी में अभी फिलहाल ये 6 है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी एंड इंटरनल एनर्जी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। अच्छा, ये सिर्फ कब स्टडी किया जाता है मगर? व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। गौर से देखो, वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं, वहां पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब रहता है, अब हम वो देखेंगे। तो कभी भी सिस्टम कोई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब उसमें 3 टाइप के इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गए हैं। एक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर मान लो कि ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम उसमें एस्टैब्लिश हो चुके हैं, तो अब वहां हम कहेंगे कि वो सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम मिल रहा है आपको। तो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोले कब कहा जाता है कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है? तो मैं बोलूंगा व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स और टॉर्क। तो जब कभी कहीं वहां पर किसी सिस्टम में किसी भी किस्म का अनबैलेंस्ड फोर्स या टॉर्क नहीं होगा, तब मैं मान के चलूंगा वो क्या है बेटा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। बोले रे सर समझा नहीं बिल्कुल भी। अरे इमेजिन कर लीजिए पेन है ना। अब इधर से एक बंदा खींच रहा है इस पेन को अपनी तरफ, दूसरा बंदा इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं। अब ऐसा इधर वाले बंदे का फोर्स ज्यादा है, इधर वाले बंदे का फोर्स कम है, पेन किधर जाएगा? राइट, है ना। बोले मान लो ये वाला फोर्स F1 है, ये वाला फोर्स F2 है, तो F1 वॉज ग्रेटर देन F2, तो ये इधर गया। तो मैं बोलूँ क्या ये इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं, क्योंकि फोर्सेस क्या है? अनबैलेंस्ड है। अब मान लो कि इधर से F1 लग रहा फोर्स, इधर से F2 लग रहा और ये पेन कहीं भी नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या? इधर का फोर्स F1, इधर का फोर्स F2 क्या हो गए? बैलेंस हो गए, है कि नहीं। तो जब भी किसी सिस्टम पे 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट फोर्सेस लगते हैं, मगर कैसे हैं? बैलेंस्ड है। समझ रहे ना? कितने भी फोर्स लगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि जीरो फोर्स लगने वाले को इक्विलिब्रियम कहते हैं। नहीं, वहाँ जीरो बोले तो क्या, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना। आपके सिस्टम पे कितने भी फोर्सेस लगे मगर वो कैसे हैं? बैलेंस्ड है। तो मैं क्या बोलूंगा? वो क्या बेटा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। वैसे टॉर्क का हाल है ना। मान लो आप इसको ऐसा रोटेट करना चाह रहे, ऐसा रोटेट करना चाह रहे, इधर के लिए टॉर्क लगा रहे, सामने वाले ऊपर से ऐसा रोटेट करना चाह रहा है उसको उल्टी डायरेक्शन में,
है ना। एक बंदा उसको ऐसा रोटेट करना चाह रहा, दूसरा बंदा उसको ऐसा रोटेट करना चाह रहा, उल्टी डायरेक्शन में। अगर नीचे वाले बंदे का टॉर्क ज्यादा है तो वो उधर ही घूमेगा, ऊपर वाले बंदे का टॉर्क ज्यादा है तो इधर घूमेगा। दोनों का टॉर्क अगर सेम हो गया, बैलेंस हो गया, तो कहीं नहीं घूमेगा। तो टॉर्क तो लग रहा है मगर कैसा है, बैलेंस्ड है। तो हम कहेंगे उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया, कौन सा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक है भाई, अब आई केमिकल इक्विलिब्रियम। कब कहा जाता है कि सिस्टम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में है? सिस्टम को केमिकल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब कंपोजिशन ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। कंपोजिशन मतलब क्या, अंदर जो भी मटेरियल है ना उसमें कांस्टेंट है, ना ही गैस का लीकेज हो रहा है, ना ही बाहर से कोई गैस अंदर एंटर हो रही है। जो अंदर मैं बोलूंगा सिलेंडर के अंदर क्या है, बोले हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस ही है। बोले कितने लीटर है, 5 लीटर है, तो बोले 5 लीटर हाइड्रोजन गैस ही है, ना ही थोड़ा सा लीकेज हुआ है, ना ही बाहर से थोड़ा सा ऐड हुआ है, तो मैं बोलूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम है। इतना ही नहीं, मैं बोलूंगा देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। वहां कोई भी किस्म का क्या नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो सिस्टम कैसा है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। आए समझे, उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला, उसका मास नहीं बदला, उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं हो रहा, तब जाके आप क्या मान के चलेंगे, सिस्टम क्या बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिर आया थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे ये तो बहुत ही आसान है, इसको शॉर्टकट याद था हमको कि कोई भी सिस्टम टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है ना, वो उसके अलावा वो भी है कि प्रेशर वेरिएबल वो सब होना चाहिए, मगर हम ये भी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तब भी इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी सिस्टम में तीनों बातें एक साथ है, किसी सिस्टम में ये तीनों बातें एक साथ है, तो ही इसको क्या बोला जाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। फिर से बोलो, किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या चाहिए, 3 इक्विलिब्रियम चाहिए। कौन कौन सा, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब फोर्सेस आर बैलेंस, फोर्सेस एंड टॉर्क्स आर बैलेंस। केमिकल इक्विलिब्रियम जब कंपोजिशन कांस्टेंट है, दूसरा कोई केमिकल रिएक्शन उसके अंदर नहीं हो रहा। थर्मल इक्विलिब्रियम जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। आई बात समझ में आपको, है ना, सिंपल। अब चलो ठीक है, मैं मान लिया ये था हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हमने देखा कि जो इक्वेशन ऑफ, सॉरी क्या है अपना, वो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, उसको 2 पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल एंड एक है एक्सटेंसिव। हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप ये कॉपी कर लो, नोट्स में से पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुका, एक मिनट बस। हाँ बोलिए, व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, नो अनबैलेंस्ड फोर्स और टॉर्क। Classification of thermodynamic state variable. Classification of thermodynamic state variable. Variable can be classified as intensive state variable, second extensive state variable.
क्या हो गया? हुआ बेटा? अब आपका आया है अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल दो तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। एक दिया गया है इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल और एक दिया हुआ है एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। अब इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल वो है विच डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम, जो कि सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करते। मतलब सिस्टम का तुम साइज कम कर दे रहे हो तो उनकी वैल्यू बदलती नहीं है। और ये क्या होगा फिर? ऑफकोर्स इसका ऑपोजिट, विच डू डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम। ये वो है जो कि सिस्टम के साइज पे डिपेंड करते हैं। बोले कैसा? बताते हैं आपको, चलिए देखते हैं। इमेजिन करिए आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो देखो भाई, ये एक एडियाबैटिक वॉल है, यानी बाहर की हीट का कोई भी अमल दखल नहीं रहेगा। ओके, चलिए भाई मान लिया ये एक पूरी एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल, ओके। अब इसके अंदर देखा गया कि किसी किस्म की गैस बंद है। हाँ जी भाई, बंद है, ठीक है। मैं कहूंगा इस सिस्टम का प्रेशर क्या है? P है। वॉल्यूम क्या है? V है। टेम्परेचर क्या है? T है ना। मास क्या है? M है। डेंसिटी क्या है? रो है। इंटरनल एनर्जी क्या है? U है। बोले ठीक है। अब जब मैं क्या करता हूं, इस सिस्टम का मैं पार्टीशन कर देता हूं। मैंने फिर से इस सिस्टम को एक एडियाबैटिक वॉल से बांट दिया। चलो ठीक है भाई, आपने फिर से इस सिस्टम को एक एडियाबैटिक वॉल से बांट दिया। अब किन किन चीजों में बदलाव आ गया होगा? मैं देखूंगा इसका प्रेशर अभी भी जैसे के वैसा ही है, इसका टेम्परेचर अभी भी जैसे के वैसे ही है, इसका डेंसिटी अभी भी जैसे का वैसे ही है ना। मगर मैंने क्या देखा, इसका जो वॉल्यूम है वो आधा हो चुका है। एक मिनट रुक जा। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हाफ हो चुका है। पहले बड़ा साइज था, अब कम हो गया, तो वॉल्यूम हाफ हो गया। इसका मास वो भी हाफ हो गया। इंटरनल एनर्जी वो भी हाफ हो गई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर या mc स्क्वायर, ठीक है। अभी का mv स्क्वायर पकड़ो, है ना। अब वो पूरे गैस के सभी पार्टिकल्स का होता है ना, हाफ ऑफ mv स्क्वायर सम। अब मैं बोलूंगा मान लो 100 मॉलिक्यूल्स से तो 100 mc स्क्वायर होगा, है ना। 100 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ mc स्क्वायर। इंटरनल एनर्जी 50 इधर चले गए, 50 इधर चले गए, तो अब कितना हो गया? 50 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ mc स्क्वायर। तो इंटरनल एनर्जी पहले से कम हुआ कि नहीं हुआ? है कि सिस्टम का, एक मॉलिक्यूल का नहीं, सिस्टम का। तो बोले ये कम हो गया। तो देखो भाई, ये वो वेरिएबल्स थे जिनको ये पार्टीशन करने से फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वही वैल्यूज है ना। तो इसको साइज से लेना देना नहीं। तू अमीर है मैं तब भी तेरे साथ हूं, तू गरीब है तब भी मैं तेरे साथ हूं। ये है इंटेंसिव वेरिएबल, है कि ये वो दोस्त है, चाहे अमीरी हो गरीबी हो कैसा भी हो, है ना। तो हर चीज में वो क्या है? साथ है। अब ये वो है जब बुरे वक्त पे छोड़ के चले जाते। बेचारे अनस को कहाँ है? बेचारा अनस ले दे के उसको ही पकड़ते तुम लोग, है ना। तो भैया ये वो दोस्त है जो बुरे वक्त पे आपका साथ छोड़ के चले जाते, आधे हो जाते सीधा, है ना। तो भैया वॉल्यूम हाफ हो गया, मास भी हाफ हो गया पार्टीशन से, इंटरनल एनर्जी भी हाफ हो गया। इसीलिए इसको कहा गया इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल, और इसे क्या कहा गया बेटा? एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। आई के बाद समझिए, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल कौन, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल कौन? तो लिख लो फिर फटाफट।
हुआ। फिर अगला आता है जो कि लास्ट पॉइंट मैं बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? बहुत आसान सी चीज है। इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स व्हेन सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो जब सिस्टम आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, उस वक्त जो आपका रिलेशन बताता है स्टेट वेरिएबल्स के बीच में, मतलब प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर के बीच का रिलेशन जो बताता है, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम लोग इज तरह से देते हैं, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, जिसे आप आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहा गया है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। बस ये एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है जो भी आपका गैस का स्टेट है उसको बताने का, कि भैया प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, ये सब इतना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू NKT, ये अभी नहीं, आपको अगले चैप्टर में आएगा, है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर। आया समझ में? PV इज इक्वल्स टू NKT। ओके, फिर एक डायग्राम है, सॉरी एक टर्मिनोलॉजी है, आइसोथर्म। देखो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट में 3 चीज़ों का रिलेशन है, प्रेशर वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम। अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देख सकते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देख सकते हैं, है कि नहीं? बात समझ रहे ना बेटा? अब इक्वेशन ऑफ स्टेट को देखो गौर से। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं देखूंगा कि प्रेशर के बदलने के साथ साथ क्या बदलेगा? वॉल्यूम। प्रेशर के बदलने के साथ साथ क्या बदलेगा? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो प्रेशर के साथ क्या बदलेगा? टेम्परेचर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम के साथ क्या बदलेगा? टेम्परेचर। तो आप जो डायग्राम बनाते हैं, जो आपको रिलेशन बताता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, जिसको हम लोग PV डायग्राम भी बोलते हैं, है ना, एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं आइसोथर्म। ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी याद रखना है आपको। अगर उसने बोल दिया कि व्हाट इज द आइसोथर्म फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप बोलिए आइसोथर्म क्या होता है भाई? अरे कुछ नहीं, PV डायग्राम बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा ना? अगर तुमसे पूछ लिया व्हाट इज विच इज द करेक्ट आइसोथर्म फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, तो भाई तुम कंफ्यूज, साला आइसोथर्म पूछ रहा है, ये क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ नहीं बेटा, PV डायग्राम को पूछ रहा है, और कुछ नहीं। समझ में आ गया ना? सीधी सी टर्मिनोलॉजी है। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? PV डायग्राम को बोलते हैं। दैट्स इट। आई बात समझ में? तो एक छोटा सा पॉइंट था ये, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अपन ने आज DPP देखे, आज ये इक्वेशन देखे, आज ये थोड़े से टॉपिक्स पढ़े। चलो अब इसको रिवाइज करो, बाकी का मैं कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो अगला नया टॉपिक है, बड़ा है काफ़ी।